मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल विकेश सर में। एक बार मैं पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूं और भाषा एवं लिपि आप लोगों को पहले हमने बताया है भाषा एवं लिपि के बारे में, और जो भी आप नहीं देख पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जो है भाषा एवं लिपि के बारे में समझ लीजिएगा। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में सोचें तो भाषा में हिंदी भाषा, चूँकि हम बता चुके हैं कि हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं आप सबों को, तो हिंदी भाषा में अब आप सोचिए ज़रा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द किस भाषा का है। तो जब इसके बारे में आप सोचते हैं कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, मैं आप लोगों को आज इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे कि वर्ण अक्षर किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्याकरण, जो हम लोग पढ़े हैं कि हिंदी व्याकरण, ये व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की आवश्यकता हमें क्या है। जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि हिंदी व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो हिंदी व्याकरण की आपको आवश्यकता क्यों है। जैसे अगर कोई बच्चा हो आपके सामने बोल दे कि सीता खाता है, राम रोती है, और ऐसे ऐसे वाक्य बोलें तो आपको ज़रूर कुछ लग रहा होगा कि इसमें कुछ गलत हो रहा है। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए आप लोगों के पास क्या साधन है, तो इन सब के बारे में आइए हम सभी चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हिंदी शब्द, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप लोग जानते ही हैं कि विदेशी आक्रांता हमारे देश में आक्रमण करते थे, आते थे और अपनी भाषा के साथ आते थे। तो जैसे फारस देश था पहले, जो अब ईरान कहा जाता है, तो ईरान देश से लोग आए और सिंधु तट पर जब आए तो हम लोग जिसे सिंधु कहते थे, उस सिंधु को वो लोग हिंदू पुकारते थे। जैसे देख रहे हैं आप लोग, सिंधु को वो हिंदू पुकारते थे, और उसी हिंदू शब्द से हिंद शब्द आया, और हिंद शब्द में फारसी भाषा का ई जब लगा तो वो हिंदी हो गया। तो इससे क्या हुआ, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैंने लिख भी दिया है कि जो फारसी लोग हैं स का उच्चारण ह की तरह करते थे और ध का उच्चारण द की तरह करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सिंधु था हिंदू कहलाने लगा, और हिंदू से हिंद शब्द आया, और हिंद से ई प्रत्यय जब लगा तो हिंदी हो गया। तो इस तरह से हम लोग जब जान चुके हैं कि ये हिंदी शब्द कहाँ से आया और किस भाषा का है। अब आप लोगों को, जैसे मैंने प्रश्न पूछा था कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, आप लोगों को उत्तर समझ में आ गया है कि हिंदी, हिंदू एवं हिंदुस्तान, आपका देश का नाम आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब हैं, जिसमें हिंदुस्तान जो आप लोग बोले जाते हैं। तो हिंदुस्तान किस भाषा का है, आप लोगों को मालूम हो गया कि हिंदुस्तान शब्द जो है फारसी भाषा का है। आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा का है, जो फारस या ईरान में बोली जाती थी। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं, जैसे आप लोगों को समझ में आ चुका है कि हिंदी, हिंदू या हिंदुस्तान शब्द जो है फारसी भाषा का है। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि जो आप हिंदी पढ़ते हैं, जैसे मैंने सोचा कि हिंदी व्याकरण जब हम पढ़ते हैं, कोई पूछ दे कि आप हिंदी के बारे में क्या जानते हैं, तो अब क्या बता सकते हैं, इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी था। अब हम लोग व्याकरण के बारे में, जैसे हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, आपको मालूम नहीं हो कि व्याकरण किसे कहते हैं तो आपको बहुत अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये बताया कि व्याकरण की परिभाषा भी हम लोग लिख लें, क्योंकि हम लोग ऐसा तैयारी करें कि हम लोग विद्यालय की परीक्षाओं में भी सफल हों और कहीं बातचीत में भी सफल हों। जैसे कोई पूछ दे कि व्याकरण किसे कहते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि अगर कोई कह दे कि राम रोटी खाती है, तो आपको ज़रूर लगेगा कि इसमें कुछ गलत है, लग रहा होगा। तो गलत कहाँ से सुधरता है, इसके लिए हम लोग आते हैं अब व्याकरण के बारे में कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को, देखिए, व्याकरण जो है, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण एक शास्त्र है, एक नियम कानून है, जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलते, पढ़ते एवं लिखते हैं। शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, जो व्याकरण है तभी हम शुद्ध शुद्ध बोलते हैं। अगर हमारे पास व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम जान जाएंगे कि राम जो है पुल्लिंग है, तो इसलिए हम लोग उसको राम खाती है नहीं कहेंगे। तो ये व्याकरण का ज्ञान ही हमें बताता है कि राम आम खाता है कहेंगे, राम आम खाती है नहीं हम बोलेंगे। तो इसके लिए हम देख चुके हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं। शुद्ध शुद्ध लिखने भी हमें व्याकरण की सहायता से आता है। साथियों, मुझे आशा है कि अब आप लोग हिंदी और हिंदी व्याकरण के बारे में बढ़िया से समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि आगे हम समझेंगे कि हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है,
सबसे छोटी इकाई कोशिका है, अर्थात कोशिका से हमारा शरीर बना है, जो भी विज्ञान के साथी हैं जानते होंगे। तो उसी तरह से जो भाषा है, वो भाषा का जो शुरुआती किससे बना है, उसका इकाई क्या है, किससे हम लोग कोई, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जितने बोलने में जो यूज कर रहा हूँ वो क्या है, तो ये सारा जो है इकाई है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की, जिसे हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। आइए अब इसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। दोस्तों, वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अब अगर किसी विद्यालय की परीक्षा में आ जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग इसके बारे में समझें। और हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, ये भी हम लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इन प्रश्नों का जवाब आप सोचिए। तो वर्णों की संख्या में भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर। अब ये अक्षर आ गया, तो अक्षर में भी आप लोग सुनिए, अ मतलब होता है नहीं और क्षर मतलब खंड या नाश। अर्थात अक्षर से भी हम लोगों को परिभाषा याद हो जाएगा कि वर्ण या अक्षर एक ही शब्द है। तो अ मतलब नहीं और क्षर मने खंड या नाश, अर्थात जिसका खंड न हो उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। अब जैसे आता है कि वर्णों की संख्या मैंने आप लोगों को बताया है, तो वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 52 होती है। अब हम लोग समझेंगे कि जो 52 वर्ण होते हैं उनके प्रकार, जैसे वर्णों के प्रकार क्या होते हैं, तो वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण और दूसरे को व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण में कौन कौन आते हैं, जैसे स्वर वर्ण में आता है अ, आ, हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, अर्थात कुल 11 जो है स्वर वर्ण में आते हैं। उसके बाद व्यंजन वर्ण में क्या आता है, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में क्या आता है आप लोग देखेंगे, क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम लोग कवर्ग भी कहते हैं। उसके बाद च, छ, ज, झ, य, इसको हम लोग चवर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण, इसको टवर्ग कहते हैं। त, थ, द, ध, न, इसको हम लोग तवर्ग कहते हैं। अर्थात जो पहला अक्षर है उससे हम लोग उसका वर्ग बना दिए हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म, इसको हम लोग पवर्ग कहते हैं, अर्थात ये पवर्ग आता है। तो ये सारे जो है व्यंजन है। उसके बाद य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, तो ये जितने भी हैं आप लोग, जैसे अब चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे देख रहे हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण चार्ट में है ये दो प्रकार में, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के उदाहरण आपको मैंने लिख ही दिया है और व्यंजन वर्ण के उदाहरण भी लिख दिया है। आगे मैं स्वर वर्ण का चार्ट आपको बनाऊंगा जिससे आप लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा कि स्वर वर्ण भी कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ देता है कि स्वर में संयुक्त स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर क्या है, तो इन सब प्रश्नों की जानकारी आपको चाहिए। दोस्तों, अब आइए हम ये समझते हैं कि स्वर वर्ण की परिभाषा कैसे लिखेंगे और ये समझते हैं कि स्वर वर्ण के भेद कैसे होते हैं, कितने होते हैं। तो इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं। अब आप लोग सोचिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है, वो स्वतंत्र उच्चारण उसका होता है, इसलिए इसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। इसके लिए अगर आपको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जैसे स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के भेद, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद स्वर वर्ण के चार्ट मैंने बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग कैसे समझ में आए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि स्वर वर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह से पूछ देता है कि आप लोग जैसे देख रहे हैं कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्णों की कुल संख्या 11। और कौन कौन होते हैं आप लोग देख रहे हैं स्वर वर्ण चार्ट में, अ, आ, हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, ये सारे जो है 11 हैं हमारे।
अब देखते हैं कि ये जो स्वर वर्ण है ये कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात स्वर वर्ण को भी भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने लिखा है कि भेद इसमें या स्वर वर्ण के प्रकार आप लोगों को लिखना हो जाए तो क्या लिखेंगे, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं स्वर वर्ण हर्ष स्वर होता है। जैसे हर्ष स्वर मतलब जैसे अ ई उ री, हर्ष स्वर होता है, तो हर्ष स्वर। उसके बाद आपको आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा, अर्थात जुड़कर बड़ा हो गया है, अर्थात ये मूल स्वर होते हैं। जैसे हर्ष स्वर है जो मूल स्वर है, जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, ये जो है मूल स्वर होते हैं। इसी से हम लोगों को दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हुई है। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग चार्ट में समझ सकते हैं। जैसे दीर्घ स्वर में आप लोग देख रहे हैं चार्ट के आधार पर कि दीर्घ स्वर में आता है आ, दीर्घ ई, उसका नाम ही है दीर्घ ई या दीर्घ उ। इस समय आप लोग इसको बड़ी ई या बड़ा उ भी कहते हैं, या कोई इसको ई का उच्चारण करता है जोर से, या ई को देर से उच्चारण करता है। तो उच्चारण में तो आप लोगों को उच्चारण का कारण में मैंने बता दिया क्या है। जैसे देख रहे हैं आ जो है किससे बना है, अ और अ मिलकर आ बना है। उसके बाद देखिए मूल स्वर जो है हर्ष स्वर है, उसी से बना है। हर्ष स्वर में अ है, अ और अ को मिलाकर आ बन गया। उसके बाद हर्ष ई और हर्ष उ को मिलाकर दीर्घ ई बन गया। हर्ष उ और हर्ष उ को मिलाकर दीर्घ उ बन गया। उसके बाद हम लोग आते हैं संयुक्त स्वर, उसका नाम ही है संयुक्त, अर्थात जुड़कर बना हुआ है। अब संयुक्त मतलब क्या होता है कि इसमें जो है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर जो है संयुक्त स्वर बनते हैं। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों को इसीलिए मैंने चार्ट के माध्यम से समझा है कि आप लोग आसानी से समझ सकें। जैसे संयुक्त स्वर में है ए, अ और ई, ए, अर्थात अ और ई को मिलाएंगे तो ए होगा। उसके बाद अ और ए को मिलाएंगे तो ऐ होगा। उसके बाद अ और उ को मिलाएंगे तो ओ होगा, और अ और ओ को मिलाएंगे तो औ होगा। अर्थात ये संयुक्त स्वर है। आप लोग देख ही रहे हैं चार्ट से कि ये संयुक्त स्वर कैसे बने हैं, अर्थात हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से बने हैं। दोस्तों मैंने प्लुत स्वर के बारे में आपसे पूछा था कि प्लुत स्वर क्या है, तो प्लुत स्वर का उदाहरण हम लोग देखेंगे ओम है। और ये ओम कैसे लिखा जाता है आप लोग देखते हैं। जैसे ओम ये लिखा हुआ है, जैसे अब ये सोचिए ज़रा, एक मैं रोचक बात आपको बता रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ओम में ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। तो ये जो है आप लोग जान लीजिए कि ये गणित का 3 शब्द है। जैसे 3 जो अंक है वो गणित का जो 3 अंक है ये लिखा हुआ है, और मैंने इसलिए लिख दिया आप लोगों के लिए कि गणित का 3 अंक है। और ये इसका 3 का अर्थ होता है कि ओ को 3 बार उच्चारण करना है आपको, ओ अर्थात 3 बार उच्चारण करने के बाद म बोलना है। तो ये होता है इसमें। आप लोग समझ चुके होंगे बढ़िया से कि ओम में जो है ये 3 है और ओम इसको उच्चारण करना है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग स्वर वर्ण के बारे में बढ़िया समझ चुके हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के उदाहरण, स्वर वर्ण के प्रकार, ये मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब आप लोग आगे व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं व्यंजन वर्ण के बारे में आप लोगों को इसी तरह से चार्ट के माध्यम से ऐसे बताऊंगा कि आप लोग व्यंजन वर्ण के बारे में भी, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग सारा समझ जाएंगे। दोस्तों आइए अब व्यंजन वर्ण की परिभाषा हम लोग समझते हैं कैसे लिखेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण की सहायता जब होगी तभी व्यंजन वर्णों का उच्चारण होगा। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, व्यंजन वर्ण के उदाहरण में आप लोग जानते हैं क, तो देखिए उसके उच्चारण में क्या आता है क, अर्थात इसमें अ आ जा रहा है। ख अर्थात अ आ जा रहा है, अर्थात इसमें जो है स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं उच्चारण में, तो इसलिए ये स्वर वर्ण की सहायता अब ले लिए तो ये व्यंजन वर्ण हो गया। अब व्यंजन वर्ण में हम लोग जानते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको क वर्ग, अर्थात क शुरुआती अक्षर है इसका, तो इसलिए इसको हम लोग क वर्ग कहेंगे। च, छ, ज, झ, य, इसको हम लोग चवर कहेंगे। ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसको हम लोग टवर कहेंगे। त, थ, द, ध, न, इसको हम लोग तवर कहेंगे। और उसके बाद प, फ, ब, भ, म, इसको हम लोग पवर कहेंगे। और ये इनको व्यंजन का अगर भेद समझ आ जाए तो इसको व्यंजन के भेद में इन कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात इनका हम लोग स्पर्श से उच्चारण करते हैं, तो इनको स्पर्श व्यंजन में ले आते हैं। अब आता है य, र, ल, व, ये भी व्यंजन में आते हैं। तो यर, ल, व, उसके बाद तालव्य स। तो इन सारे व्यंजनों को, भेदों को समझने के लिए आप लोगों को मैंने एक
चार्ट तैयार किया है, जिस चार्ट से आप लोग आसानी से सारे को समझ जाएंगे कि ये चार्ट जो है किस तरह के चार्ट के आधार पर आप लोग याद करते हैं। जैसे मैंने बताया कि यर लव अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और छ, ये आ जाएगा ऊष्म व्यंजन। या ऊष्म व्यंजन को कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि संघर्षी व्यंजन निम्नलिखित में कौन सा है, उसमें एक तालव्य स दे देगा, तो हम लोग ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, आप लोग ये भी समझ लीजिए कि ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, अर्थात इसके उच्चारण में ऊष्मा लगती है, अर्थात जोर लगता है, संघर्ष होता है, घर्षण होता है, इसलिए इसको हम लोग संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोग चार्ट के माध्यम से सारा चीज़ समझ लेंगे, मैंने चार्ट आप लोगों के आसानी के लिए बनाया है। अब आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं, क्योंकि ये व्यंजनों के मिलने से बना है, इसलिए जो संयुक्त अर्थात जुड़कर बना हुआ है, ये आप लोग देख रहे हैं चार्ट के माध्यम से। तो आप लोग इसको समझिए, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये है स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये ऊष्म व्यंजन हो गया। उसके बाद छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये व्यंजन में कुछ और आते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं नीचे लिखा गया है द्विगुण व्यंजन। ये ड और ढ, ये जो है द्विगुण व्यंजन में लिखा जाता है। उसके बाद कहीं पूछ देता है कि अयोग्यवाह क्या है, अयोग्यवाह क्या है, कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ देता है, तो मैंने चार्ट में इसके बारे में भी डिस्कशन किया है, बताया है आप लोगों के लिए कि अनुस्वार, ये जो है अनुस्वार इसे बोलते हैं, जो ऊपर बिंदु लिखा होता है, इसको हम लोग उच्चारण करते हैं नासिका और मुंह से, इसको अंगूर। उसके बाद कंस, उसके बाद विसर्ग है, इसको अह का उच्चारण हम लोग करते हैं। जैसे जब भी विसर्ग पढ़ना होता है तो हम लोग अह का उच्चारण करते हैं, जैसे अत में लगा हुआ है विसर्ग तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अतः। उसके बाद स्वत में लगा हुआ है विसर्ग तो हम लोग पढ़ेंगे स्वतः, अर्थात अंत में आपको अह का उच्चारण करना है, तो इसको हम लोग विसर्ग करते हैं। और ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं, अर्थात कहीं भी निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह पूछे तो आप लोग बताएंगे अंगूर जो है अयोगवाह है। उसके बाद अनुनासिक या चंद्रबिंदु, आप चंद्रबिंदु के बारे में जानते हैं। चंद्रबिंदु, तो ये चंद्रबिंदु देखिए, जैसे चांद पर और गांव पर ये चंद्रबिंदु लगा हुआ है, इसका भी उच्चारण नासिका से होता है चांद, गांव, तो ये चंद्रबिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं, ये भी जान लीजिए कि अनुनासिक या चंद्रबिंदु एक ही शब्द है। उसके बाद हलंत का प्रयोग आप लोग देखे होंगे। हलंत क्या करता है, स्वर वर्ण को व्यंजन वर्ण से अलग करने का एक चिन्ह है जिसका नाम है हलंत, अर्थात स्वर वर्ण से व्यंजन वर्ण को अलग कर देता है। जैसे क, जैसे मैंने बोला कि क का उच्चारण क, तो इसमें क हलंत प्लस अ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं क हलंत प्लस अ, अर्थात क का हम लोग करेंगे तो क हलंत और प्लस अ। इसी तरह से सारे व्यंजन वर्णों का होता है। च का करना है तो च हलंत और प्लस अ, तो ये हलंत है, क्या करता है कि व्यंजन वर्ण में स्वर को अलग कर देता है। जैसे देखिए ये व्यंजन है और ये स्वर है, अलग हो गया, तो इसी को हम लोग हलंत करते हैं। और ये अक्षर को आधा भी कर देता है, अगर जिस अक्षर में हलंत लग जाए तो उसको आधा भी कर देगा। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि ये जो संयुक्त व्यंजन मैंने आप लोगों को दिखाया है कि छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है, तो देखिए आप लोगों को मैंने यहाँ हलंत के उदाहरण में इनका बता दिया है कि त्र किससे बना हुआ है, ट हलंत प्लस र, अर्थात ट और र से त्र बना है। इसलिए आप अंग्रेजी भी लिखते हैं त्र का तो टी आर लिखते हैं, क्योंकि ये त और र से बना हो इसलिए टी आर लिखते हैं। उसके बाद है ज प्लस यहाँ ज्ञ है, इसको जी वाई लिखते हैं। उसके बाद स र है तो स्र इसका बना, उच्चारण में ही आप लोग पता चल जाता है कि स्र, अर्थात तलव्य श और र से ये स्र बना हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को ये छ क हलंत प्लस मूर्धन्य स, अर्थात क हलंत और मूर्धन्य स से ये छ बना हुआ है, तो इसका भी अंग्रेजी हम लिख ले हैं तो KSH लिखते हैं, अर्थात इसमें छ का भी मूर्धन्य स का भी अंग्रेजी हम लोग जोड़ते हैं। तो आप लोग हिंदी से समझ लेते हैं शब्दों का कैसे हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे। तो आप लोगों को मुझे आशा है कि आप व्यंजन के बारे में बढ़िया से समझ लिए होंगे। इस चार्ट को बार बार देखिए और आपको व्यंजन से कहीं भी प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, उसमें आप लोग ढूंढिए कि ल किधर है, व किधर है, वो आपका
उत्तर होगा। उसके बाद कहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन सा है, तो आपको दंत स या ह या मूर्धन्य स को बोलना है। उसी के बाद संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित में कौन सा है, तो आपको बोलना है त्र ज्ञ स्र। तो इस तरह से आप जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं को, इस चार्ट को बढ़िया से देखेंगे तो हिंदी की परीक्षा में आप लोग वर्ण का जो भी प्रश्न आएगा उसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम लोग वर्ण के बारे में, अब मैं आगे आपको अगले वीडियो में मैं आपको इनके उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगा। बहुत ही आसान ढंग से आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगा। आप लोग बहुत आसानी से एक बार उच्चारण स्थान समझेंगे और आपको उच्चारण स्थान सभी का याद हो जाए, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में मैंने देखा है उच्चारण स्थान से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं कि कवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, चवर का उच्चारण स्थान क्या होता है। बहुत आसान विधि है, क से कंठ अर्थात क का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। तो ये सब आप लोगों को मैं अगले वीडियो में बढ़िया से बताऊँगा।